साथियों, यहाँ सामाजिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट और नेचर की बात कर रहे थे, तो अहम जानकारी या कह लीजिए इसके विषय वस्तु के बारे में है कि सामाजिक विज्ञान, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सामाजिक विज्ञान निजी मान्यताओं से परे जाकर घटनाओं और परिघटनाओं की वस्तुनिष्ठ व्याख्या करता है। अब यहाँ संविधान में लिखा है समानता, कि सभी को समान अवसर या समानता, स्वतंत्रता, ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और हमने देखा कि कक्षा 6 से 8 की पुस्तक में समानता पर आधारित चैप्टर भी है, और उसमें जिस दिन वोटिंग हो रही होती है तो लोग जिस पृष्ठभूमि से भी हैं, जिस वर्तमान स्थिति में भी हैं, वोट डालने के लिए एक लाइन में खड़े हैं, तो लोगों को एहसास होता है कि यहाँ समानता देखने को मिलती है। लेकिन वहीं घर जाते जाते ऐसा लगता है कि ये समानता वहीं तक थी, ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल सबके लिए हैं, ना प्राइवेट स्कूल सबके लिए हैं, ना घर में रहने की व्यवस्था सबके लिए है, ना रोजगार में समानता देखने को मिलती है। तो यहाँ किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ अगर किसी के एक विचार उस विषय के बारे में हैं, तो हमें उन विचारों पर बात नहीं करनी है, बल्कि उस विषय पर बात करनी है। उस विषय को ज़मीनी हकीकत, वास्तविकता के साथ जोड़कर देखना है, परखना है, इंक्वायरी करनी है, और एम्पिरिकल एविडेंस, साक्ष्यों के आधार पर, जो प्रयोग सिद्ध साक्ष्य हैं उनके आधार पर उसकी व्याख्या करने का प्रयास करना है। यहाँ ये वस्तुनिष्ठ व्याख्या, अर्थात जो जैसा है उसकी उसी स्वरूप में तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर व्याख्या करने पर जोर देता है। सोशल साइंस एक ऐसा विषय है, और यहाँ इन 2 लाइनों से ये भी स्पष्ट होता है, ये आलोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है, और वो भी निष्पक्ष रूप से। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने वैसा ही स्वीकार कर लिया। हमें उसके गहराई से चिंतन करना है, और गहराई में जाकर उसे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर उसकी व्याख्या करनी है। लेकिन व्याख्या के आधार पर ये नहीं कि आंसर एक ही होगा, आंसर क्या ही हो सकते हैं, निष्कर्ष क्या ही हो सकते हैं, ये भी स्वीकारने वाली बात है, क्योंकि ये सोशल साइंस है। नेक्स्ट है कि ये विषय जो है समतावाद की ओर ले जाता है, क्योंकि सभी मनुष्यों की बात करता है। इसमें सभी लोग शामिल हैं, समाज में रहने वाले हर वर्ग, हर जाति, धर्म आदि के लोग हैं। और साथ में ही ये विषय जो है अंतर विषयक है, अंतर विषयक है, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर विषय की बात नहीं करता, दूसरे विषयों का भी आपस में संबंध है, जुड़ाव है। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम भूगोल या समाज या फिर विज्ञान किसी को भी अलग नहीं कर सकते। इतिहास में भी सारी घटनाएं, परिघटनाएं जो हुई हैं, उनमें वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी है, सामाजिक परिस्थिति भी है, राजनीतिक परिस्थिति भी है, आर्थिक परिस्थिति भी है, और वैज्ञानिक खोजों के बारे में भी, उसका भी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उन सब के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। तो ये अंतर विषयक समझ विकसित करता है ये विषय। कक्षा 6 से 8 कक्षा स्तर पर थीम आधारित है। यहाँ जो NCF है या पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें थीम की बात की गई है, विषय वस्तु की बात कही गई है। और दूसरी बात इसमें कही गई है कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी मीन्स क्षमता निर्माण की, छात्रों की क्षमता निर्माण की। तो इसमें कक्षा 6 से 8 में थीम आधारित विषय वस्तु है। जैसे बच्चा 9 से 10 में जाता है तो विषय में और गहराई आ जाती है, और जब फिर 11th-12th में है तो सामाजिक विज्ञान के विषयों को और गहराई के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ इसमें देखें कि कुछ विषय तो सभी जानते हैं, और कुछ विषय जो दूसरे हैं उनको भी, अन्य विषयों को भी साथ में जोड़कर एकीकृत रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स तो हैं ही। अब यहाँ फिर से जो NCF है उसमें अभी हम 6 से 8 में पढ़ रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो वहाँ फिर से एक नागरिक शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस दोनों शब्द फिर से आए हैं उसमें NCF में, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से समझना है। तो पॉलिटिकल साइंस, और दूसरे विषय हैं साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र। ये विषय भी सम्मिलित होते हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं।
तो हम इन्हें एकीकृत रूप से बहुविषयक के रूप में अध्ययन करते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हैं, इंटीग्रेटेड, आपस में जुड़ा हुआ और एकीकृत बहुविषयक परिप्रेक्ष्य के साथ ऐसे प्रत्येक विषय वस्तु का स्थानीय, अब यहाँ बात आती है कि हमें किस तरह से अध्ययन करना है कि लोकल, रीजनल, नेशनल और वैश्विक, इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे जाना है। स्थानीयता से जोड़ लेकर चलना है हमें विषय वस्तु को, फिर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर हमें उस विषय वस्तु का अध्ययन करना है। तो ये सामाजिक विज्ञान का कॉन्सेप्ट और नेचर की बात थी। अब हम इसमें आगे विषयों की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय के लक्ष्य क्या हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कॉन्सेप्ट एंड नेचर को समझ रहे हैं, अगर लक्ष्यों को समझते हैं तो क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटी एंड डिस्कोर्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पिरिकल, यानी कि इंक्वायरी, पूछताछ और एम्पिरिकल एविडेंस, जो प्रयोग सिद्ध साक्ष्य हैं, उसके आधार पर किसी विषय को कैसे देखना है। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ये भी बात करेंगे। साथ में सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो भी शामिल हो जाता है। प्रोजेक्ट वर्क भी शामिल हो जाता है, रिवैल्यूएशन भी। तो अगर हम इन्हें थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं और पेडागॉजी में जैसे भी क्वेश्चंस आएँ हमें करने में आसानी होती है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इंसान या बच्चा जब स्कूल आता है तो हमने पढ़ा सीडीपी में कि वो पहले से ही बहुत कुछ जानता है। ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं बच्चा वैसे ही उसे ग्रहण कर ले रहा है, वो उन चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को अपने घर के आसपास समाज में देखता हुआ विद्यालय आ रहा है। जब हम विद्यालय में उसे विषय वस्तु के आधार पर आगे पढ़ाते हैं, पठन पाठन की क्रिया करते हैं, तो बच्चा उसमें जोड़ तोड़ करता है, यानी कि ज्ञान का निर्माण करता है। तो सामाजिक विज्ञान विषय मानव की बात करता है, मानव जगत की बात करता है, प्रकृति से उसके संबंध की बात करता है, प्रकृति और मानव के संबंध, इनकी बात करता है। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, इतिहास भी आ जाएगा, समाज शास्त्र भी आ जाएगा, मानव शास्त्र भी आ जाएगा, राजनीति भी आ जाएगी, भूगोल भी आ जाएगी, विज्ञान भी आ जाएगा। यहाँ तक क्योंकि वैज्ञानिक खोजें जो होती हैं उसका मानवीय इतिहास पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। 19वीं 20वीं सदी में जिस तेज़ी से विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ है, पूरी दुनिया आज के समय में एक ग्लोबल विलेज के रूप में बन गई है। बहुत लंबी दूरी सिमट कर छोटी हो गई है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव है और ये बच्चों को समझना है ताकि वे बेहतर इंसान बन सकें और जब समाज में जाएं तो समाज में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसका लक्ष्य यही है, अच्छे इंसान बनाना, अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक, और वो अच्छा नागरिक समाज में अपना बेहतर योगदान दे, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। अभी तत्कालिक जो समस्याएं चल रही हैं उनको, उसके समझने का नज़रिया वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि जड़ता मूलक नहीं होना चाहिए कि कहीं एक ही विषय पर अटक जाए। अब देखिए, थोड़ा विषय से हटकर मैं बात करता हूँ। पिछले कई सालों से हम समाचार देखते आ रहे हैं और अगर बच्चे भी हमारे साथ घर में उन समाचार को देखें तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि कोई बात चले जा रही है, खींचे जा रही है, लंबी खींचे जा रही है, लोग लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। जो सामाजिक विज्ञान में जो बातें कही गई हैं, एविडेंस की, इंक्वायरी की, एविडेंस की, जांच पड़ताल और प्रयोग सिद्ध साक्ष्यों के आधार पर विषय की व्याख्या करना और दूसरों की विचारों का सम्मान करना, ये सब चीज़ गायब है। बच्चा देख रहा है घर पे और विद्यालय में आ रहा है, और विद्यालय में अगर शिक्षक एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं और उन्हें समसामयिकी, अपने आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं उनको किस तरीके से देखना है, उसमें कैसे वैज्ञानिक सोच शामिल करनी है, जांच पड़ताल करनी है, स्रोत
स्रोतों का ध्यान रखना है कि किस आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, तो बच्चे उसको समझेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि उनमें एक जीवन जीने की चाह पैदा होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं, और फिर उन्हें इसी समाज में आकर काम करना होता है, और ये जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखकर वो कुंठित महसूस करते हैं। तो उन्हें उस कुंठित महसूस ना कराकर बल्कि सकारात्मकता बच्चों में होनी चाहिए कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम में बेहतर हो। तो ये है सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य। प्रकृति और मानव का आपस में परस्पर अंतःक्रिया है, इसे हमें समझाना है, बच्चे को समझना है। और ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। भारत में जैसे वनों की बात की जा रही है, तो हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा कि किस तरीके से गांव और गांवों में उत्पादन की वृद्धि, फिर शहरों का निर्माण, और फिर उस शहरों से दूसरे शहरों में कनेक्टिविटी, पेड़ों की कटाई, रास्ते बनाए जा रहे हैं, और ऐसे में पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद का फैलाव होता है और तेज़ी से वनों की कटाई होती है। फिर वनों को नियंत्रित करने की बात आ जाती है, वनों को नियंत्रित किया जाता है। अब नियंत्रित करने का मतलब है मैनेजमेंट, और अपने मन मुताबिक पेड़ों को लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग को खाली किया जा रहा है कृषि के लिए, ज़्यादा आय के लिए। अब इन सब का प्रभाव वर्तमान स्थिति पर भी है। वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई है कि अब कोई भी विषय बिना नेचर के और मानव के आपसी संबंध की अच्छे से व्याख्या करके हम कदम उठा ही नहीं सकते। अगर आज भी हमने आंख मीच कर कदम उठाए तो उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। मानव सभ्यता में निरंतरता एवं परिवर्तन की समझ विकसित करना, ये निरंतर चल रही है प्रक्रिया और चलती जाएगी। हमें उसमें सकारात्मक योगदान देना है, पॉजिटिव योगदान देना है। जैसे सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं, हमें हमारे सामने जो संसाधन है उनका इस तरह से उपयोग करना ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, साफ हवा है या भूमि ही है, नदियां हैं, इन सब का हमें संरक्षण भी करना है और इनके साथ अंतःक्रिया करके आगे बढ़ना भी है। समानता व विविधता को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें दूसरों का सम्मान आदर करना चाहिए, साथ में इस विविधता हमारे लिए एक समृद्धि है, इसे बच्चों में हमें डालना होगा। क्यों कि हम जब वातावरण में या बाहर घर से बाहर जाते हैं तो हमें विविधताएं हर कदम पर नज़र आती हैं। अगर हम उनका आदर करते हैं तो समाज में एक समरसता बनती है, एक अच्छा माहौल बनता है। अगर बच्चे विविधताओं को नहीं समझते हैं तो समानता को समझना भी मुश्किल है और जाने अनजाने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं समाज में जो मनमुटाव पैदा करती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि हम जब बच्चों को टूर पे लेके जाते हैं तो वहाँ बच्चे फर्स्ट टाइम दूसरे देशों के लोगों को देखते हैं और कई दूसरे राज्यों के लोगों को देखते हैं, तो उनकी शारीरिक संरचना या उनकी बात करने का तरीका, पहनावा, उनको देखकर वो रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने पर अगर वो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि दूसरों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े और वो उस नकारात्मक प्रभाव को लेकर वापस जाते हैं तो अच्छी बात नहीं होती है। तो ऐसी छवि बनानी होगी कि विविधता की समझ बच्चों में समय के साथ बनती रहे और वो उसका आदर और सम्मान करें। सामाजिक विज्ञान में जांच पड़ताल की क्षमताएं पैदा की जाती हैं बच्चों में। अब यही है जांच पड़ताल की क्षमताएं, इंक्वायरी एंड एम्पिरिकल एविडेंस, कि जांच पड़ताल किस आधार पर होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि उस पर मानवीय विचारों को तुरंत मान लेना चाहिए। तो प्रयोग सिद्ध यानी कि हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद जो हमारे सामने परिणाम आता है उन एविडेंसों के आधार पर हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। भाई नोटबंदी हुई, उस नोटबंदी का कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो उसमें जो साक्ष्य हैं, जो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, उन आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, ना कि किसी ने कहा इतना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। स्रोतों के माध्यम से साक्ष्यों को सत्यापित करना और पुष्टि करना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ये स्रोत, सोर्सेस। यहाँ बात हो रही है सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ कक्षा 6 के पहले अध्याय में ही ये बताया गया है कि किसी घटना को अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन उनकी व्याख्याओं को समझने के लिए हमें उनके सोर्सेस को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किसी ने इस बात की व्याख्या की है तो किस आधार पे की है, आखिर उसका सोर्स क्या है और सोर्स की वैलिडिटी क्या है, वैधानिकता। अगर वैलिडिटी नहीं है सोर्स की तो दिक्कत वाली बात। अब मान लीजिए कि हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में कोई प्रश्न ऐसा आता है कि हमें इसका उत्तर ये लगता है और एग्ज़ामिनेशन बॉडी ने उसका उत्तर कुछ और दिया, तो अब हम जाते हैं कि आखिर उन्होंने ये उत्तर दिया और हमने जो उत्तर पढ़ा तो हमें सत्यापित करना है जो हमने पढ़ा है, तो उसके सोर्स में जाएंगे। वर्तमान समय में बहुत सारे शिक्षक और प्राइवेट कंपनीज बुक्स निकाल रही हैं, हम उनमें देखेंगे, लेकिन वो हमारा सोर्स वैलिडेटेड नहीं, वैधानिक नहीं है। हमें जाना होगा सरकार द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों पर, जैसे NCERT, सरकार द्वारा निकाले गए सर्वे, सरकारी मंत्रालय द्वारा निकाली गई रिपोर्ट्स, उनको हमें देखना होगा, वो हमारे लिए एक वैलिड सोर्स हैं। अब यहाँ बात आती है प्राथमिक और द्वितीयक सोर्स की। प्राथमिक सोर्स वे सोर्स हैं, जैसे डायरी लिख रहा है कोई बच्चा, रचना कर रहा है, निर्माण कर रहा है किसी चीज़ का, तो वो प्राथमिक सोर्स है। और उन सोर्सों के आधार पर कुछ और पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, वो सेकेंडरी सोर्स है। भाई किसी पुरातत्व विशेषज्ञ द्वारा पुरातन स्थल का अध्ययन किया जा रहा है और वहाँ नोटिंग की जा रही है, तो वो प्राथमिक सोर्स है। सर्वे हो रहा है डोर टू डोर, वो प्राथमिक सोर्स है। उस सर्वे के आधार पर किताब लिखी गई है, NCERT में सर्वे का जिक्र है, रिपोर्ट्स का जिक्र है, तो NCERT की बुक हमारी सेकेंडरी सोर्स हो गई, यानी कि द्वितीयक स्रोत हो गई। तो देखिए यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी हो रही है। अब देखिए ये सारी चीज़ें लागू करना सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, यही है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, कि हमें उन तथ्यों पर बात करनी होती है जो हम बच्चों के सामने उस समय प्रस्तुत नहीं कर पाते। हमारे पास संसाधनों का अभाव है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे कवर हो जाती हैं। देखिए ये भी कवर हो गया, ये भी कवर होता है, ये भी कवर होता है। और प्रोजेक्ट वर्क की भी बात कर सकते हैं कि हमें जब प्रोजेक्ट वर्क में ये जो जितनी भी सारी विधियां बताई गई हैं, खासकर ये इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस और सोर्सेस का प्रयोग, बच्चा और जो विश्लेषण करना, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, चिंतन करना और उनके साथ आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको विश्लेषण करना, क्लासिफाई करना, फिर उसका विश्लेषण करना, चिंतन मनन करने के बाद और निष्कर्ष पर आना, वो सारी बातें प्रोजेक्ट वर्क में आती हैं। कोलैबोरेशंस, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, तो ये काम करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है बच्चा, तो ये उसमें क्लासरूम से, स्कूल से ही ये चीज़ें आ रही हैं। जब वो समाज में जाएगा, किसी संस्था में काम करेगा, कंपनी में काम करेगा या दुनिया में किसी क्षेत्र में काम करेगा, वो बेहतर रिजल्ट आएंगे। वो अकेलापन या अलगाव या फिर कहिए हाशिए पर जाने की स्थिति में नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, पॉजिटिवनेस के साथ काम करेगा, एक अलग ऊर्जा के साथ काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें अपने आप आती हैं। विश्लेषण करना, तथ्यों को इकट्ठा करना, उनको बांटना, क्लासिफाई करना और फिर उनके साथ लॉजिकली, तार्किक रूप से उनका विश्लेषण करना और फिर उससे निष्कर्ष निकालना, ये सामाजिक विज्ञान विषय का लक्ष्य है। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक से तात्पर्य है यहाँ निर्माण करना,
स्वयं द्वारा निर्माण करना। आलोचनात्मक सोच से तात्पर्य है उसके सही और गलत यानी कि लाभ और हानि दोनों पक्षों को बेहतर तरीके से बारीकी से तर्क के आधार पर लॉजिकली जांच करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचना, ये है आलोचनात्मक सोच। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पियाजे की फॉर्मल स्टेज हो जाती है, कॉहलबर्ग की जो थर्ड लेवल में जो 2 स्टेजेस हैं वो वाली बात आ जाती है। तो सारी चीज़ें यही हैं कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करता है और हायर लेवल की जो थिंकिंग करता है, जिसे हम हायर थॉट्स भी कहते हैं, तो उसमें ये शामिल है रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। अब देखिए लक्ष्य क्या है शिक्षा का। सामाजिक विज्ञान का ही नहीं, विज्ञान का भी लक्ष्य है, सामाजिक विज्ञान का भी है, भाषा का भी है, हर विषय का लक्ष्य है, बल्कि पूरे विद्यालय का यही लक्ष्य है, जिम्मेदार इंसान और योगदान देने वाले नागरिक बनाना। अब यहाँ सारी बात सकारात्मक है। भाई यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अमेरिका जो हैं विकसित देश कहलाते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें वहाँ के नागरिकों में नहीं हैं तो वहाँ भी समस्या है। बच्चे स्कूल में जाकर गन चला देते हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड ऐसे देश हैं जो एक मानक स्टैंडर्ड बना रखा है कि भाई जीवन जीने के लिए बेहतर माहौल कहाँ है, वहाँ भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये हमें क्या करना कि बेहतर इंसान, जिम्मेदार इंसान और योगदान देने वाले नागरिक, सामाजिक विज्ञान विषय या अन्य विषयों के द्वारा बच्चों में ऐसी सकारात्मकता भरनी है कि समस्याएं हैं पहले से चली आ रही हैं, बड़ी से बड़ी समस्याएं आई, लेकिन उनका सकारात्मकता के साथ समाधान करना है। हाल ही में जो घटना घटी है ऐसी, वो है कोरोना काल का समय। इसमें ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित रही है और भारत ने पूरी सकारात्मकता के साथ उसका सामना किया। हमारे पूर्वजों ने कैसे किया, हमने कैसे किया, इसकी तुलना बच्चा कर सकता है और ये हम प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू भी दे सकते हैं बच्चे को ये कार्य। अब देखिए इसमें नैतिक मूल्य भी शामिल हैं। ईमानदारी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, दूसरों की गरिमा का ध्यान रखना, अपने आसपास प्रकृति से जुड़कर रहना, पशु पक्षियों सभी का ख्याल रखना, ये सारी बातें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो सामाजिक विज्ञान में मूल्य भी शामिल है और ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। तो तर्क संगत विचार करना, हमने कहा ना वैज्ञानिक सोच बनाना हमारे संविधान के मूल्यों में ये लिखा हुआ है कि नागरिकों में वैज्ञानिक सोच का निर्माण करना है, जड़ता को हटाना है, परिवर्तन को समझना है, प्रश्न करना आना चाहिए तर्क के आधार पर। ऐसे स्टूडेंट्स तैयार होंगे फिर वो बेहतर नागरिक बनेंगे। राजा राम मोहन राय ने जड़ता के खिलाफ प्रश्न किया, विवेकानंद जी ने जड़ता के खिलाफ प्रश्न किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जड़ता के खिलाफ प्रश्न किए। तो जड़ता के खिलाफ प्रश्न करना है तर्क संगत और वैज्ञानिकता के आधार पर। करुणा और सहानुभूति ये प्रकृति ने हमें दिया है। देखिए जनजातीय जीवन जो है वो करुणा और सहानुभूति से जुड़ा हुआ है। हमें अपनी कक्षा में भी ये सिखाना है। मैं जब एक विद्यालय में था तो वहाँ ऐसा माहौल था, एटमॉस्फेयर था। मेरे पास एक क्लास रही 4 साल, 6, 7, 8, 9। अब मैं बड़ा हैरान हुआ, उस क्लास के बच्चों ने पूरे साल आपस में लड़ाई झगड़े किए। मैं ये नहीं देख पाया कि उन बच्चों में आपस में कभी बेहतर दोस्ती हुई हो। जो साथ में बैठता है उस बच्चे से भी कोई दोस्ती नहीं लगा, रोज़ बैठ रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत कि मुझे गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है। मैं काफ़ी हैरान हुआ और मैंने ये भी देखा कि वो क्लास ऐसी थी कि मैं स्कूल के बाहर देखूं उन बच्चों को या स्कूल के अंदर, कभी नमस्ते नहीं किया। तो उस एटमॉस्फेयर को देख के मुझे हैरानी हुई। मैंने कोशिश भी करी बच्चों को समझाने की। जब मेरा स्कूल चेंज हुआ तो मैंने देखा बिल्कुल माहौल बदल गया, या उस क्षेत्र एरिया से निकलकर कहीं और गए तो वहाँ बिल्कुल बदलाव हो गया। अब बच्चे घर के बाहर भी मिलते हैं, जब भी नमस्ते करते हैं। जिन्हें मैं नहीं पढ़ाता स्कूल में वो भी नमस्ते करते हैं, जिनकी क्लास में रेगुलर जाता हूँ वो भी नमस्ते करते हैं। अब इस माहौल को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो ऐसे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करुणा और सहानुभूति।
साथ में साहस और लचीलापन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, भाई हम देखते हैं समाज में क्या परिस्थिति है। जैसे जैसे इंसान आगे पढ़ाई करता है, अमीर होता जाता है और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होता है, नियम कानून तोड़ देते हैं। सबसे पहले नियम तोड़ देंगे और अपनी जान पहचान के माध्यम से बचने का प्रयास करते हैं। समाज में ऐसी चीज़ें, लेकिन नहीं, हमें ऐसे नागरिक चाहिए जो अपना समाज में बेहतर योगदान दें, एक अच्छे इंसान हो, अपने मूल्य को समझें। मैं जैसे उदाहरण लेता हूँ कि हमने अखबार में पढ़ा कि सचिन तेंदुलकर जी का मकान बन रहा था, घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उस कंस्ट्रक्शन से आवाज़ आ रही है, शोर शराबा हो रहा है। उन्होंने अपने पड़ोसी को उनको होने वाली परेशानी के लिए पत्र लिखा। उसमें सहानुभूति और संवेदना प्रकट की कि भाई आपको जो समस्या कष्ट हो रहा है उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो ऐसे जो समाज में योगदान देने वाले नागरिक हैं, ऐसे नागरिक होने चाहिए। जब से मैंने ये अखबार में बात पढ़ी, जब से अब तक छपी हुई है, और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए। वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक कल्पना, रचनात्मक कल्पना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वहाँ अमेरिका में ये जो रचनात्मक कल्पना है ये काफ़ी अधिक है, काफ़ी ज़्यादा है, स्कूलिंग से ही है और समाज में भी है। अब अगर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान यहाँ हटाना चाहूँ कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च क्यों नहीं होते इतने, या प्राइवेट सेक्टर इस पर पैसे खर्च क्यों नहीं करता, सरकारी सेक्टर ही क्यों, गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों करता है। अब इस समस्या की जड़ है कहाँ? और जबकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे खर्च करता है और गवर्नमेंट भी रिसर्च में इन्वेस्ट करती है। ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ डेवलपमेंट कर रखा है। वहाँ एक व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर आता है और उन पर काम भी करता है। लेकिन यहाँ ऐसे विचार और आइडियाज़ नहीं आते। यहाँ तो न्यूज़ आती है कि भाई एक व्यक्ति ने कबाड़े में से सामान इकट्ठा करके मोटरसाइकिल बना दी, साइकिल बना दी, या छोटा मोटा एरोप्लेन बना रहा है और फिर वो वहीं तक ठप। और वहाँ एक व्यक्ति अकेला स्पेस के लिए प्रोग्राम तैयार कर दे रहा है, स्पेस स्टेशन तैयार कर दे रहा है, वहाँ रॉकेट कह लीजिए भेज रहा है, प्राइवेट कंपनियां भेज रही हैं, अमेजॉन भेज रही है, एलन मस्क भेज रहे हैं स्पेस एक्स करके। तो ये चीज़ें बाकी दुनिया में या खासकर भारत में ऐसे प्रयास क्यों नहीं हो रहे? अभी हाल ही में एक खबर आई कि भाई एक बहुत बड़े उद्योगपति ने आत्महत्या कर ली, केरल के उद्योगपति ने। तो ये चिंता के विषय हैं और इनकी ये वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक कल्पना, इन पर जोर देने की आवश्यकता है। और ये हमारे संवैधानिक मूल्यों में लिखे हुए हैं, संविधान में हमें ये रास्ता दिखाया गया है। तो उम्मीद है कि इस कक्षा से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और थोड़ा एक आध कुछ बचा है तो मैं कोशिश करूँगा इसकी नेक्स्ट क्लास में उसे पूरा कर दूँ। धन्यवाद।